सभी प्रशिक्षुओं का गणित की इस कार्यशाला में स्वागत है। आज हम इकाई 13 के अंतर्गत कुछ बंद आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बंद आकृतियां कौन कौन हैं? तो जैसे कुछ बंद आकृतियां हैं, आपका त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है इत्यादि के बारे में इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक खुली आकृति होती है, एक बंद आकृति होती है। खुली आकृति का मतलब वो चारों तरफ से घिरा न हो, चारों तरफ से घिरा न हो। जैसे ये आकृति है तो यहाँ पर ऊपर खुला हुआ है। और यदि जो है हम कुछ अन्य आकृतियों के बारे में बात करें, जैसे ये है चारों तरफ से रेखाओं से घिरा हुआ है, आपका यह एक आयत है, यह भी जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। वर्ग ले लीजिए, या जो है एक वृत्त है, ये भी जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक दीर्घ वृत्त होता है, वो भी जो है चारों तरफ से घिरा होता है। तो ऐसी आकृतियों को हम बंद आकृतियां कहते हैं। उन्हीं बंद आकृतियों में जो है क्रमशः जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहली आकृति पे चर्चा करेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिधन भुज। त्रिधन भुज, त्रि का मतलब तीन होता है, भुज का मतलब भुजा, यानी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और यह आकृति बंद आकृति होगी। जैसे मान लीजिए ये तीन रेखाएं हैं, एक दूसरे को जो है तीन बिंदुओं पर छेद करती हैं, तो यहाँ पर कोई भाग खुला नहीं है। तो यह जो है तीन भुजाएं या तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक लकड़ी की सहायता से जो है एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी आकृति जो है ये त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर भी देखिए, इसकी तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। ठीक है, तो त्रिभुज का तात्पर्य यही है कि ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर तीन भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति है, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के कुछ अंग होते हैं। तो त्रिभुज के अंग क्या होते हैं? जब ये जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे को जो है तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है? ए, बी और सी है। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए। पूरा जो है तीन भुजाएं हैं, भुजाएं कौन कौन हैं? ए बी, बी सी और सी ए। ए बी, बी सी, सी ए, ये तीन भुजाएं हो गई। पूरा जो है तीन शीर्ष कोण बनते हैं। दो भुजाओं के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं क्रमशः एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ पर कोण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर कोण कौन कौन है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। समझ में आ गया होगा त्रिभुज है क्या? ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनती हो, तीन भुजाओं के प्रच्छेद बिंदुओं को, ठीक है, क्रमशः दो एक दूसरे को काटेंगे, उन प्रच्छेद बिंदुओं को हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। वे प्रच्छेद बिंदुओं पर दो भुजाएं एक दूसरे का झुकी हुई हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम शीर्ष कोण कहते हैं। क्या, कौन सा कोण कहते हैं? शीर्ष कोण कहेंगे। ये शीर्ष कोण है और ये क्या है? भुजा। तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष कोण हो गए और तीन आपके शीर्ष हो गए। ठीक है, इसका तीन शीर्ष कोणों का योग जो है कितने अंश के बराबर होता है? आप जानते होंगे तीन शीर्ष कोणों का योग जो है कोण ए धन कोण बी धन कोण सी की वैल्यू जो है 180 अंश के बराबर होती है। ठीक है, कैसे बराबर होती है? तो यदि हम इसके तीन खंड करें, इसके हम तीन खंड करें इस त्रिभुज के, और
कोण ए को एक बीच मध्य में रखें, कोण ए को कहाँ रखें, मध्य में रखें। तो जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया कोण, ये हो गया आपका ये, यहाँ पर ये कोण ए है, ठीक है। अब जो है यह यहाँ पर जो है मान लीजिए आपका ई है, ये डी है या तो देखिए अब ए भुजा जो है या ए को प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, ए को प्रदर्शित करेगा। और यह जो है जब इस प्रकार पलट के रखेंगे तो मान लीजिए यह आपका ए एफ है। अब जो है ए एफ के समानांतर एक रेखा जो है आपकी सी एफ भी है, तो इसी को हम सी एफ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सी एफ। तो सी एफ की ये भुजा सी एफ कौन होगा, ये सी एफ भी होगा, ठीक है। क्या होगा, सी एफ भी होगा। यदि मान लिया सी एफ को किसी समानांतर ले रहे हैं तो यदि इसको सी एफ भी ले लिया जाए तो एक आपका इधर ये जो है कोण आपका क्या बनेगा, ये आपका कोण सी बन जाएगा, यह आपका कोण ए है, ठीक है। पुनः जो है ए भुजा के समानांतर बी भुजा को रखा जाए इसी की सतह पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आएगा आपका बी आएगा ना, और इधर जो है यह भुजा जो है बी डी किस दिशा में जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह बी डी के रूप में होगा और यहाँ बी से स्टार्ट होगा, यह कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यदि हम इनको प्रतिच्छेद कराकर इस प्रकार रखें तो इस बिंदु पर ये तीनों कोण जो है मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण करती है। रैखिक कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा बनाएगी और इस सीधी रेखा के ऊपर तीनों कोणों का योग मतलब सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार हम इस प्रयोग के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा ये हम कर सकते हैं कि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। आगे जो है बड़े कक्षाओं में 9-10 में सिद्ध भी किया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे त्रिभुज के तीन शीर्ष कोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अब त्रिभुज के कुछ भाग होते हैं, जैसे त्रिभुज का भाग से क्या तात्पर्य है, तो देखिए त्रिभुज के अंदर वाला भाग अंतः क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः क्षेत्र कहलाता है। जब हम इस त्रिभुज को किसी पटल पे, समतल पे रखते हैं तो भाग का निर्माण करता है। तो यह जो है इस पटल के लिए, जब पटल पे हम रख देंगे इस त्रिभुज को तो क्या होगा, हमने रख दिया, एक समतल में ये त्रिभुज बिलोंग कर रहा है, तो उस पटल के लिए जो है यह भाग अंतः क्षेत्र होगा और यह भाग, इसके बाहर वाला भाग वाह्य क्षेत्र कहलाएगा। ये सभी कैसे क्षेत्र हैं, वाह्य क्षेत्र हैं, यह सभी वाह्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये था त्रिभुज के अंग। त्रिभुज के अंग में क्या क्या था, त्रिभुज की भुजाएं थी, त्रिभुज के शीर्ष थे, त्रिभुज के कोण थे, अंतः कोण थे, ठीक है, और वाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। एक आधार है आपका, एक आधार है भुजा के आधार पे, भुजा आधार पे, और एक विभाजन है आपके कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे। तो भुजा के आधार से तात्पर्य भुजा की लंबाइयों से है। तो भुजा आधार पर जो है त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक जो है होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज से तात्पर्य है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, भिन्न भिन्न लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अलग अलग लंबाई के तात्पर्य मतलब तीनों भुजाओं में कोई संबंध नहीं होता है, अलग अलग लंबाई की होती हैं। जैसे मान लीजिए
एक भुजा की लंबाई 2 है, दूसरी भुजा की लंबाई 3 है, तीसरी भुजा की लंबाई 4 है। तो ये अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, ये 2 हो गया, मान लीजिए आपके 3 हो गई, या आपका 4 हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा समद्विबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो। सम मतलब समान हो, ठीक है। द्विबाहु सम हो, यानी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज से तात्पर्य ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे त्रिभुज मान लीजिए इस त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बी सी एक त्रिभुज है। यदि ए बी बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए, कोई 2 भुजाएं बराबर हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, मतलब ये तीसरी भुजा भी क्या हो जाए, यहाँ पर जो है बी सी की वैल्यू जो है बराबर समद्विबाहु के लिए बराबर नहीं होगी, लेकिन यदि क्या हो जाए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाए, ठीक है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, साथ साथ यदि कोई त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, तो उसके यदि भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो उनके अंतःकोण भी बराबर नहीं होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के लिए यदि भुजाएं बराबर न हो, तो उनके संगत कोण यानी भुजा के सम्मुख कोण, जैसे ये भी भुजा का सम्मुख कोण किसी त्रिभुज के लिए सम्मुख कोण क्या होता है, तो यह भुजा ए बी है, तो इसका सम्मुख कोण कोण सी होगा। ठीक है, ए बी ए और ए बी में ए और बी है, सी नहीं है, तो इसका सम्मुख कोण सी बनता है। यदि भुजा बी सी है, तो बी और सी है, सम्मुख कोण क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, और सी ए है, तो सी ए में बी नहीं है, तो इसका सम्मुख कोण क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज है तो उनके संगत यानी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कोण ए इक्वल टू नॉट कोण बी इक्वल टू नॉट कोण सी, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे हम त्रिभुज मतलब ये तो विषमबाहु त्रिभुज की विशेषता हो गई। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज यदि है, तो यदि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी होगा, और ए सी का सम्मुख कोण क्या होगा, बी। ये आपस में बराबर होंगे। ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो कोण सी जो है कोण बी के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है, इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ए बी के सामने का कोण सी, बी सी के सामने का कोण ए बराबर कोण सी ए के सामने का कोण बी, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण से क्या तात्पर्य है, भुजा के सामने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो विभाजन था भुजा के आधार पर। इसी प्रकार जो है विभाजन है कोणों के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज से तात्पर्य क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 अंश से छोटे हों। यानी कोण सम्मुख कोण कौन कौन होंगे, ए होगा, कामा बी होगा, कामा सी होगा, कोण सी होगा। ये सभी जो है किससे छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे, अर्थात कोण ए का भी मान 90 अंश से छोटा होगा, कोण बी का भी मान 90 अंश से छोटा होगा, कोण सी का भी मान क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा। ऐसे ही हम त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो जाए, यानी 2 भुजाएं परस्पर लंब हो जाए। समकोण त्रिभुज तब बनता है जब 2 भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, यानी लंब से तात्पर्य होते हैं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ये भी साफ साफ बताते चलें कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। 90 अंश के सामने की भुजा को हम गौण कहते हैं,
त्रिभुज जिस पे खड़ा होता है वो जो है आधार कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती हैं उनको क्रमशः हम कह सकते हैं एक आधार, एक क्या है, लंब है। यदि यह आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की विशेषता ये है कि उसके सम्मुख भुजा को 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, या कर्ण के सामने का जो कोण होता है, सम्मुख कोण होता है, 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जाए, जब किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए, अधिक कोण हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर देखिए इस कोण का मान 90 अंश से अधिक, मान लीजिए इस कोण का मान 110 अंश है। क्या है? 110 अंश है, तो ये 90 अंश से अधिक है। तो एक कोण का मान जैसे ही 90 अंश से अधिक होगा वह कोण अधिक कोण हो जाता है। उसी के सापेक्ष त्रिभुज जो है क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा त्रिभुज को दो भागों मतलब दो आधारों पर विभाजित किया गया। एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे जो है 3 प्रकार के त्रिभुज थे, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे भी यहाँ पर 3 त्रिभुज थे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। वे विशेषताएं क्या हैं? तो त्रिभुज की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपका ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, यदि पहली विशेषता ये है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो, दो भुजाएं क्या हो? बराबर न हो, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भुजा एक दूसरे के बराबर न हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज ABC है और यहाँ पर भुजा AC जो है AB से भी बड़ी है और AC जो है BC से भी बड़ी है। ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, AB भी BC के बराबर नहीं है। ठीक है, AC का मान जो है AB से बड़ा है और AC का मान BC से बड़ा है। तो त्रिभुज के विशेषता के अनुसार ये बात उभर के आती है, मतलब हम आगे ये सब प्रमेयों के द्वारा सिद्ध होती हैं। क्योंकि उनका हमें यहाँ पर जिक्र नहीं करना है, तो बस उसके गुणों को हम लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण अन्य कोणों से बड़ा होगा। अन्य कोणों से क्या होगा? बड़ा होगा। AC का सम्मुख कोण, AC में B नहीं है तो इसका सम्मुख कोण B बनेगा। B का मान इनके सम्मुख कोणों से सदैव बड़ा होगा। AB के सामने का कोण क्या हो जाएगा? कोण C हो जाएगा, और कोण B का मान BC के सामने का कोण ये हो जाएगा। यानी इस कोण B का मान क्या होगा? इन दोनों कोणों से बड़ा होगा। ठीक है, ये पहली विशेषता है। पुनः सुन लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सदैव बड़ा होता है। किससे बड़ा होगा? अन्य दोनों कोणों से। दूसरी विशेषता इसी के विलोम में है, उल्टे में है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर न हो, समान न हो, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अन्य दोनों भुजाओं से क्या होगी? बड़ी होगी। मान लीजिए आपका यही त्रिभुज है, ये तीनों कोण, शीर्ष कोण जो है आपस में समान नहीं है, कोई दो समान नहीं है। यानी कोण B का मान जो है कोण A से बड़ा है, और कोण AB का मान जो है कोण C से भी बड़ा है। बड़े का ये चिन्ह है, दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह बड़े का है, और यह कोण का चिन्ह है। ठीक है, तो कोण B जो है यदि कोण A और कोण C से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि वो कोण B के सामने की भुजा क्या होगी? इन दोनों के सम्मुख भुजाओं से बड़ी होगी। कोण B के सामने की भुजा क्या होगी? तो B है, तो इसके अलावा जो दो पॉइंट होंगे उससे मिलकर भुजा बनेगी। क्या बनेगा? AC का मान बड़ा होगा। कोण A के सामने की भुजा क्या होगी? BC। यहाँ पर भी कोण B के लिए AC आएगा, बड़ा होगा किससे? कोण C के लिए AB से। ठीक है, तो यदि हम कहें कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर न हो तो सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो है अन्य दोनों
भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। और इसके विलोम में क्या था, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान न हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इन गुणों के आधार पर जो है हम बहुत सारे प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। पुनः जो है तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता ये है त्रिभुज के निर्माण संबंधी है। त्रिभुज का निर्माण किस स्थिति में संभव होगा, तो सर्वप्रथम कंडीशन ये आता है कि त्रिभुज के निर्माण के लिए कि किसी त्रिभुज के लिए किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योगफल जो है तीसरी से सदैव बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक मतलब तीन भुजाओं के द्वारा एक त्रिभुज की रचना करना चाहें। जैसे मान लीजिए तीन भुजाएं कौन कौन, 1 सेंटीमीटर, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। क्या हम इससे एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे, तो यह निर्माण तभी होगा जब एक विशेषता है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योगफल, जैसे इनका हम योगफल करें 1 - 2 बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा कितना, 3 है, उसके बराबर हो गया, तीसरी भुजा के बराबर हो गया, त्रिभुज संभव नहीं होगा। समझ में आ रहा है, त्रिभुज क्या होगा, इन लंबाइयों के द्वारा यदि भुजाएं हम लेते हैं इन लंबाइयों की, तो उससे हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यदि वहीं पे त्रिभुज हम ले लें 2, 3, 4, एक हम त्रिभुज का रचना करना चाहते हैं। एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हम दो को आपस में जोड़ें, 2 - 3 बराबर 5, 3 - 4 बराबर 7, ठीक है, 4 - 2 बराबर 6। अब देखिए इन दो भुजाओं का जो योगफल है, 2 और 3 इसमें शामिल है, 5, 4 से तीसरी भुजा क्या बच गई, 4 से बड़ी है, इससे त्रिभुज निर्मित हो। यहाँ पर यह बता रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण संभव है इसके लिए, लेकिन अन्य को भी चेक करें। 3 - 4 बराबर 7 हुआ, तीसरी भुजा क्या बच गई, 2 से बड़ी है। 4 - 2 6, तीसरी भुजा क्या बची, 3, 6 जो है 3 से बड़ी है। दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तीनों के लिए हम चेक कर लेंगे, तब जाके हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है, फिर त्रिभुज बनेगा। तो ये प्रमुख विशेषता होती है कि किन्हीं त्रिभुज के लिए निर्माण के लिए दो भुजाओं का योगफल AB - BC है तो इसका मान बड़ा होना चाहिए AC से, या BC - AC है तो इसका मान बड़ा होना चाहिए AB से, और AC - AB है इसका मान बड़ा होना चाहिए BC से। यह गुण यदि है भुजाओं के संबंध में तो त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आपकी तीसरी विशेषता है समकोण त्रिभुज में यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए ये है, एक पाइथागोरस महोदय थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उसी के आधारित यह गुण है। यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो मान लीजिए कोण 90 अंश है, तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा पर बने वर्गों की संख्या, सबसे बड़ी भुजा पर बने वर्गों की संख्या, यदि हम इकाई लंबाई के इस पर वर्ग बनाएं, इसी लंबाई का यदि हम इस पर वर्ग बनाएं, इस पर जितने वर्ग बनेंगे, इस पर इकाई लंबाई के जितने वर्ग बनेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये आपके वर्ग बन रहे हैं, ये सभी इकाई लंबाई के जितने आपके वर्ग बन रहे हैं, इसका मान जो है क्या होगा, अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों की संख्या के बराबर होगा। इस पर जितने वर्ग इकाई लंबाई के जितने वर्ग बनेंगे उनकी संख्या के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, अब मतलब इस पे जितना वर्ग बनेंगे, इस पर जितना वर्ग बनेंगे और इस पर जितने वर्ग बनेंगे उनकी संख्या का क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 बन रहे होंगे, यहाँ पर यदि 4 इकाई है तो 16 बनेंगे, यहाँ पर 3 इकाई है तो 9 बनेंगे। तो ये कंडीशन पाया जाता है कि कोई समकोण त्रिभुज है
तो उसके सम्मुख भुजा मतलब 90 अंश के सामने भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण गुण ये भी कर्ण होगा, ये भी आपका कर्ण होगा। क्षेत्रफल कितना, कर्ण गुणे कर्ण यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसकी शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग बराबर होगा। शेष भुजाएं क्या कहलाती हैं, एक लंब कहलाता है और एक आधार कहलाता है। ठीक है, तो यानी सबसे भुजा कर्ण हो गई, तो कर्ण पर बने वर्गों की संख्या बराबर लंब। अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन है, लंब है, आधार, इन पर बने अलग अलग वर्गों की योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी हो गई, पुनः जो है आगे आपकी अगली विशेषता है, यदि किसी कोई त्रिभुज है तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं, दो भुजाओं, उनके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए। तो मान लीजिए दो भुजाएं हम लेते हैं ए बी और ए सी। इसके मध्य ए बी का मध्य बिंदु जो है ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, तो इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा कौन होगी, एफ होगी। ये क्या होती है, तीसरी भुजा बीसी के समानांतर होती है। यानी ईएफ का मान, ईएफ जो है समानांतर हो जाएगा बीसी के, तथा ईएफ की जो लंबाई होती है, ईएफ की जो लंबाई होती है वो बीसी की आधी होती है, बीसी की आधी होती है। इस विशेषता को समझिए, इस पर आधारित सवाल भी आते हैं। किसी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर ईएफ रेखा है। तीसरी भुजा कौन बची, बीसी के समानांतर होती है। बीसी क्या हो गई, समानांतर होगी, लंबाई में क्या होगी, बीसी की आधी होती है। ठीक है, और एक और विशेषता है, वो विशेषता क्या है, वो विशेषता यह है, यदि किसी त्रिभुज के लिए एक भुजा के मध्य बिंदु से एक ऐसी रेखा खींची जाए जो तीसरी भुजा, एक भुजा के क्या हो, समानांतर हो। एक ऐसी रेखा खींची जाए जो एक भुजा के समानांतर हो, यानी मान लीजिए वो बीसी के समानांतर है और यह रेखा जो है ईडी है, खींचे तो एक तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी, तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी वह बिंदु जो है उस भुजा का मध्य बिंदु होगा। वह बिंदु जो है उस भुजा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एएफ जो है बराबर होगा सीएफ। ठीक है, समझिए इस चीज को। किसी त्रिभुज के लिए एक भुजा के मध्य बिंदु से एक ऐसी रेखा खींची जाए जो किसी भुजा के समानांतर हो। मान लीजिए बीसी के समानांतर हम खींच रहे हैं, तो वह अन्य तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु क्या होगा, उस भुजा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है ये त्रिभुज की विशेषताएं थी। अन्य विशेषताओं को जो है हम आगे पुनः अध्ययन करेंगे त्रिभुज के बारे में, और पुनः आगे वर्ग और आयत के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक आप जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इससे संबंधित त्रिभुज की विशेषताओं को याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।